चलो गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, इधर आ जाओ बोर्ड पे। ठीक, ये से स्टार्ट करना है। देखो केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे अपन लोग। पहली चीज, 8th तक अपने को साइंस आता था। ठीक है, 8th के बाद जैसे 9th में शिफ्ट हुए सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। साइंस को 3 पार्ट में बांट देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 10th में भी ये रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, उसके बाद 11th और 12th में वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरे ही सेपरेट हो जाते हैं कि बुक्स ही अलग आती है। लेकिन 9th-10th में बुक एक रहती है, बट सब्जेक्ट फिर भी अलग लेते हैं। एग्जाम पेपर टीचर अलग होते हैं। आज बताओ। हाँ ठीक है, एग्जाम पेपर टीचर सारी चीज़ें ऐसे रहता है। तो 8th तक तुमने साइंस पढ़ी है बेसिक। ठीक है, वो साइंस तो ठीक है अपने जनरल जो डेली यूज़ में आ रही है अपन ने पढ़ ली है। 9th-10th से जो साइंस को उन्होंने बांटा है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो वहाँ से अपन को केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। ठीक है, 9th से जो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो 9th में जब तुम लोग पहली बार आए होंगे और तुम लोगों ने नाम सुना होगा कि हाँ ठीक है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री नाम के कुछ चीज़ें होती है साइंस में, सुना होगा ना। ठीक है, तो तब तुम लोगों को केमिस्ट्री वर्ड जब तुमने पहली बार सुना था, क्या उबासी खा रहा है यार अभी से है। ठीक है, जब तुम लोगों ने पहली बार केमिस्ट्री वर्ड सुना था तो तुम लोगों को दिमाग में क्या आया था। अच्छा पहले तो वर्ड्स ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड्स मैं ब्रेक डाउन कर दूँ। पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को केमिस्ट्री वर्ड सुन के क्या दिमाग में आया था। जो पहले वाले हैं वो चुप रहना बस। ठीक है हाँ, बाकी लोग नए वाले सारे केमिकल। ठीक है, एक वर्ड लिख देता हूँ मैं, केमिकल। और केमिस्ट्री वर्ड तुम लोग यार 8th से 9th में आए हो। पहली बार मैं टीचर को आया नया, ठीक है, उसने बोला है कि तुम्हारा साइंस अब 3 पार्ट में आएगा, तुमको 3 टीचर आएंगे साइंस के पढ़ाने। बायो अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। मैं आ गया पहली बार केमिस्ट्री का पढ़ाने। अब मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री, तो तुमको कभी सीनियर लोगों से वर्ड सुना होगा। तुम 8th पास हुए हो तो 9th-10th में सुना होगा ना कि हाँ केमिस्ट्री जैसा कुछ होता है। तो केमिस्ट्री सुन के तुमको दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है। केमिकल। ठीक है, एक केमिकल हो गया, एक केमिकल रिएक्शन, अलग है दोनों चीज़ें है ना। और सोचो यार तू क्या हुआ सिखा रहा है भाई हाँ, केमिस्ट्री सुन के क्या आता है भाई। हाँ, केमिकल हिस्ट्री। ठीक है, और कुछ। हाँ, एटम। एटम आता है ना केमिस्ट्री सुन के सबसे पहले दिमाग में। भले कॉमर्स वाला हो उसने भी सुना है कि एटम जैसा कुछ होता है। गधे। एटम। और क्या आता है। ठीक है, वो उसके साथ ही हो गया। और चलो हाँ हाँ, अच्छा शॉप पे जाते हो और केमिस्ट्री के नाम पे तुमको क्या मिलेगा। एक ही चीज तो है, पीरियोडिक टेबल। हर जगह कहीं भी जाओगे वो चिपकी हुई तो दिख ही जाएगी। लैब में जाओगे तो पीरियोडिक टेबल चिपकी हुई दिख जाएगी। शॉप पे मिलती है, बुक्स के आगे पीछे कहीं छप के आती है बहुत सारी में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री के नाम पे पहली बार मेरे या किसी के दिमाग में आती है, तुम्हारे नहीं आई थी। ठीक है, कुछ आई थी कुछ नहीं आई थी। तो पहले मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर रहे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो केमिकल्स क्या है। केमिकल्स वही टेस्ट में जो अपने बनते रहते हैं, बीकर वाले ये जो भी है उसके अंदर रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, केमिकल्स देखी जाएगी क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में पढ़ाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे करते हैं, बैलेंसिंग क्या होती है, ये कुछ वर्ड्स आगे सुनोगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन पढ़ने के पहले भी पता तो होना चाहिए किस चीज़ की केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है ना केमिस्ट्री में, वो एटम होता है। एटम से नीचे मेरे को नहीं लगता कोई नाम तुमने सुना होगा। कि सुना है, बट फिर भी एक बेसिक नाम। एटम से नीचे कुछ नहीं सुना होगा यार, मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, एटम सबसे छोटी ऐसी चीज़ है जो केमिस्ट्री के नाम पे पढ़ाई जाएगी, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी अपनी, एटम। ठीक है, फिर एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन एटम पता होना चाहिए उसके लिए, वही बात हो गई। पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स बने, वो एलिमेंट के एटम्स ही पढ़ते हैं आखिरी में जाके कि इसका एटमिक वेट क्या है, इसका मॉलिकुलर वेट क्या है, ये वो सारी चीज़ें। तो तब भी तुमको एटम पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ अपन पढ़ेंगे वो क्या आएगी, एटम कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक है, अंदर से कैसा दिखेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ये सब चीज़ें। पहला वर्ड समझाना है मेरे को, एटम क्या होता है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या समझाऊंगा, जब मान लो मैंने एटम पढ़ा दिया कि हाँ ये होता है एटम, मैंने हाथ में रख के बता दिया ये एटम है फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट का। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग एटम होंगे ना, अलग अलग एलिमेंट्स के। लोहे का एटम अलग होता है, गोल्ड का एटम अलग होता है, कॉपर का अलग होता है। तो ऐसे 118 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जमा रखे उन्होंने।
एलिमेंट्स जमा रखे हैं जिनके एटम होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो सेकंड चीज क्या पढ़ाऊंगा मैं? पीरियोडिक टेबल। एटम समझ में आ जाएगा कि एटम होता क्या है। उसके बाद उन एटम्स को अपन अरेंज करेंगे, कि अरेंज कैसे किया वो सब मैं समझा दूंगा। बट सबसे पहली जो चीज़ है एटम पढ़ी जाएगी, उसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी जो दोनों के मिक्स में आएगी। ठीक है, जैसे वैलेंसी क्या होती है उसके लिए तुमको पीरियोडिक टेबल भी पता होना चाहिए, एटम भी पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें फिर मिक्स में आएगी इन दोनों के। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो उसके लिए दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे अपन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस ऐसे लिखा रहा मैंने छोटे से। ठीक है, एटम पता होगा तभी तो कोई केमिकल रिएक्शन कर पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ NaCl रिएक्ट किया HCl के साथ और कुछ बना, तो तुमको पता तो होना चाहिए NaCl है क्या, उसमें Na क्या है, Cl क्या है। क्योंकि मैं तो मान रहा हूँ ना तुम लोग 8th के हो, मैंने लिख दिया NaCl, और तुम लोग अगर तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, तुम भी CN को नाइट्रोजन भी मान सकते हो। तुमने A अलग कर दिया, C को कार्बन ले लिया होगा और L पता नहीं क्या किया। मैं इतने लेवल का गधा मान सकता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा ना कि ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, तो उसी लिए एटम पहले पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये दो चीज़ जब आ जाएगी तो उनका कुछ मिक्सचर या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताने वो पढ़ेंगे, और लास्ट में मुझे बताना है केमिकल रिएक्शंस। अगर ये बेसिक कुछ आता है तो तुम आगे की केमिस्ट्री पढ़ पाओगे, और ये नहीं आता होगा तो फिर आगे की केमिस्ट्री फिर गोली रहती है, आधी चीज़ें समझ में आती है, आधी नहीं आती है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो आज अपने को पढ़ना एटम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है अपना एटम रहेगा। कल पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी, उसके बाद पढ़ेंगे इन दोनों का मिक्सचर एक दिन, और एक दिन केमिकल रिएक्शन। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई सा टॉपिक एक्सटेंड हुआ तो मैक्सिमम एक दिन और ले लो, तो 4 दिन या फिर 5 दिन। 5 दिन की बेसिक क्लास में तुम्हारा बेसिक जितना भी है कवर हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के वर्ड से क्या क्या चीज़ आती है। केमिस्ट्री वर्ड सुनते से तुमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट या एज ए नीट एस्पिरेंट। अब JEE एक, ठीक है, बाकी सारे नीट। तो एज ए नीट एस्पिरेंट तुमको ये चीज़ें आनी चाहिए, भले आगे की केमिस्ट्री तुम कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये चीज़ें तुमको कोई अलग से बताएगा नहीं, क्योंकि सब यही मानते हैं कि तुमने 9th-10th में पढ़ी है। कोई नहीं बताने वाला है, जब तुम पढ़ोगे और उसके बाद समझ जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन सब नीट वाले हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का पहले पता है अप्रोच क्या होता है, कि तुमको चैप्टर्स तो पता रहे कि एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में चैप्टर कितने हैं, वही नहीं पता होंगे। और मैं मान लो स्टार्ट कर दिया पीरियोडिसिटी से, तुमको नहीं पता है 11th का है, 12th का है, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, इसके बाद कितने चैप्टर बचे हैं कुछ भी नहीं पता, तो एक वो रहता है ना कि हाँ यार कुछ पता ही नहीं है अपने को। और अगर मैं सारे चैप्टर लिख दूँ कि हाँ 15 या 20 चैप्टर हैं टोटल, 20 मैंने लिख दिए, नींद आ रही है, पानी पी लो भाई। ठीक है, हाँ पानी पी लो, पानी से नींद खुल जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने 20 चैप्टर लिख दिए हैं और उनको क्लासीफाई कर दिया है कि हाँ ये इसका और अपन इस वे में पढ़ेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में माइंड मैप रहेगा ना कि हाँ अभी ये वाला चल रहा है, इसके बाद इतने बचे हैं, उसके बाद जो भी उठाऊंगा ये वाला उठाया, तो तुमको पता है अभी यहाँ से सर ने चैप्टर उठाया था, फिर यहाँ से उठाया, ये सारे बचे हैं अभी, तो पता तो होना चाहिए कितने चैप्टर्स हैं। तो ये चीज़ पहले नोट डाउन करो, हर छोटी से छोटी चीज़ नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है ना, कि क्या पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के नाम पे मुझे जो चीज़ आती है, ठीक है, या फिर उसको ये ऐसे लिख लेना, पता है व्हाट कम्स इन योर माइंड अबाउट केमिस्ट्री। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज, जिसको अपनी भाषा में लिखना हो लिख लेना, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है केमिस्ट्री सुन के? मेरे दिमाग में तो ये आती है, और अब से तुम्हारे दिमाग में भी यही आनी चाहिए। ठीक है, फिर एटम से स्टार्ट करते हैं अपन अच्छे से, आ रहा है? क्योंकि यही चीजें जो तुम्हारा केमिस्ट्री का बेस बनाती है। नोट डाउन कर लो, है ना। और एक भी क्लास मिस मत करना, ठीक है। एक भी क्लास अगर मिस होती है तो फिर अगला नहीं समझ में आता, ये मेरे को पता है। एटलीस्ट अभी बेसिक्स की 3-4 तो अटेंड कर लेना, उसके बाद लगे कंटिन्यू करना है, करना नहीं करना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ
क्योंकि देखो मेरे को मेरे पढ़ाने पे भरोसा है, इसीलिए कि कुछ चीज़ छूटती नहीं है पढ़ाने में, एटलीस्ट कुछ बेसिक नहीं छूटता है। क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ टीचर लोगों से, प्रोफेसर लोगों से, तो हमको पता है यार सामने जो इंसान खड़ा है अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा रहा होगा तो फ़ोन चलाएंगे या सो जाएंगे, ऐसा मतलब 1 घंटा वेट करेंगे कि कब उसका लेक्चर ख़त्म हो। तो तुम लोग ये ना करो कि हाँ कब लेक्चर ख़त्म हो या नींद आ रही है, फ़ोन चला रहे, बातें कर रहे हैं। इसीलिए नोट कर लिया, ठीक है चलो। अब एटम से स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा, एटम वर्ड से तुम लोग क्या समझते हो? जितने नए स्टूडेंट्स हैं वही बताना बस, ठीक है। अब केमिस्ट्री, अच्छा एटम वर्ड्स, रुको इसके पहले इंडेक्स बना लेते हैं ना सारे चैप्टर्स का, कि केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे एटम से, ठीक है। केमिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुक्स में ये चीज़ कहीं बटी हुई नहीं है, याद रखना। बुक जो एनसीईआरटी चलती है उसमें इसने ऐसा कुछ नहीं बांटा है, मिक्स दिए हैं चैप्टर। मान लो 11th में 11 चैप्टर है, उसने 1 to 11 लिखा है, चैप्टर के नाम लिखे, दैट्स इट। पार्ट 1 पार्ट 2, फिर 12th में भी पार्ट 1 पार्ट 2, दैट्स। उसने कहीं ये नाम नहीं लिया है कि इनऑर्गेनिक का है, फिजिकल का है, ऑर्गेनिक का है। वो तो जो दूसरे टीचर्स रहते हैं बीएससी एमएससी पीएचडी वाले, उन लोगों ने बेटर क्लासीफाई करके दे दिया है कि हाँ ये चैप्टर इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। जैसे बायो में कहीं बुक में दिया है कि बॉटनी जूलॉजी, लेकिन टीचर या बहुत सारे कोचिंग वाले बांटते हैं ना कि बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं मेंशन नहीं है, बट फिर भी अपन अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए जैसा उन्होंने बांटा है वैसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहला, और हाँ मैं चैप्टर्स कैसे लिखूँगा, जो चैप्टर्स लिंक्ड है, ठीक है। मैं 11-12 सेपरेट नहीं लिख रहा हूँ, बता दूंगा कौन से 11-12 के, बट अपन सब मोस्टली ड्रॉपर हैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, सब ड्रॉपर है, पढ़ा होगा ना। या फिर इसको शॉर्ट में जो नीट के लेवल पे बोला जाता है बोलते हैं मोल कंसेप्ट। तो मैं अब से कभी भी ये वर्ड यूज करूँ, मोल कंसेप्ट, मतलब ये वाला चैप्टर है पहला। इसके साथ एक चैप्टर पढ़ा जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ये साथ साथ में लिखते जाना है ना सारी चीजें। पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, उसी का अदर नेम है। उसके साथ ही 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। ये 12th का है और वो ऊपर वाला 11th का था, क्योंकि जब तुम मोल कंसेप्ट पढ़ लोगे तो उसकी आधी चीजें सॉल्यूशन में लग रही है। सॉल्यूशन अगर 100 है तो 50 तो मोल से ही भरा हुआ है, बचा हुआ 50 अलग है। तो जैसे ही मोल खत्म किया, बेटर है ना सॉल्यूशन साथ साथ में पढ़ लें, क्योंकि अभी अपने को फॉर्मूलेज याद है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं मोल के, तो भाई क्वेश्चन आधे से ज़्यादा तो तुम्हारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे और बचा हुआ आगे का सॉल्यूशन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर अपना, सेकंड चैप्टर अपन पढ़ते हैं इसमें, अच्छा सॉरी, इसके बाद एक और चैप्टर है, ये लिख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 11th का चैप्टर है, ठीक है। ये वैसे फर्स्ट पे लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ठीक है। 11th का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक एटम और एटम से रिलेटेड जितनी डिस्कवरीज और क्या हुई है इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक में, ठीक है। तीसरा चैप्टर अपना आता है रेडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स 11th का चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का चैप्टर है, ठीक है। नोट डाउन करते जाना सारी चीजें साथ में, ठीक है। फिर एक अपना रहता है, ठीक है, इसको लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स। कोचिंग्स वाले इसको थर्मोकेमिस्ट्री में भी बांट देते हैं, बट अपन थर्मोडायनेमिक्स बुक में एक ही नाम दिया है, थर्मोडायनेमिक्स। उसमें मैं पहले थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट दिया है, फिर बाद में थर्मोकेमिस्ट्री दिया है, ठीक है। बट चैप्टर का एक ही नाम है, थर्मोडायनेमिक्स, 11th का चैप्टर है भी, ठीक है। और लास्ट आखिरी में 3 आते हैं अपने, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल को सिर्फ कैम लिख रहा हूं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को बीएम ये ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है मैंने ना, इक्विलिब्रियम को ये शॉर्ट में लिखा है, देख लेना सभी लोग, फिर कंफ्यूज मत होना कि कुछ अलग है। पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम, और लास्ट में लिखो है इससे थोड़ा सा और लिंक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल
काइनेटिक्स। तो ये जो दो चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 11th के हैं। केमिकल काइनेटिक्स 12th का है। तो अब तुमको एटलीस्ट पता तो रहे कि हाँ इतने चैप्टर है और कौन से साथ में पढ़ने। पहले अपन इसमें एटॉमिक पढ़ेंगे, उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब मूल कॉन्सेप्ट, फिर सॉल्यूशन, फिर रेडॉक्स, फिर इलेक्ट्रो, उसके बाद ये आखिरी के बचेंगे। ठीक है, फिजिकल पढ़ने का ऑर्डर अपना ये रहेगा। चलो नोट डाउन कर लिया ना। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे पहला जो चैप्टर है पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड चैप्टर आता है अपना डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, फोर्थ चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, और पांचवे पे आता है थोड़ा बहुत पी ब्लॉक, थोड़ा हट गया है थोड़ा बचा है तो उसको लास्ट में लिखते हैं अपन। ठीक है, ये दोनों 11th के चैप्टर हैं, ये दोनों 12th के हैं। ये 11th में भी है आधा और आधा 12th में, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के 2-3 ग्रुप 11th में, 2-3 12th में, 2 11th में, 4 12th में, ऐसा। इनऑर्गेनिक समझे, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी आता होगा तो केमिकल बॉन्डिंग समझ पाओगे। वो दोनों चीजें आती होगी तो डी एंड एफ थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अदर है, तो डी एंड एफ कर पाओगे। ये 3 चीजें आती होगी तो कोऑर्डिनेशन आराम से बन जाएगा, लाइन से ही पढ़ने उनको। और आखिरी में पी ब्लॉक पढ़ लेंगे। पी ब्लॉक की मेजर जो क्वेश्चन आने वाली चीजें रहती है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। पी ब्लॉक में सिर्फ आखिरी में रिएक्शंस बचेगी कि मान लो मैंने बोल दिया लेड का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl में डालूंगा तो क्या रिएक्शन देगा, H2SO4 में क्या रिएक्शन, वो सब रटना है। 11th-12th में पढ़ के आए होंगे तुम लोग पी ब्लॉक। प्रॉपर रटने वाली चीजें इसमें पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट वाली जितनी चीजें वो सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक का जितने भी तुम 12th पास करके आए हो मोस्टली, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर के मेरे को सीक्वेंस में नाम बता सकते हो? ऐसे मत करो यार, बोर्ड्स दिए हैं तुम लोगों ने, है ना। लाइन से चाहिए मेरे को सारे नाम ऑर्गेनिक के, क्योंकि जब पता है मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता था कि टीचर चैप्टर कब शिफ्ट कर रहा है। क्लास में सिर्फ बैठे रहते थे, देख रहे थे, हाँ रिएक्शन चल रही है मतलब ऑर्गेनिक चल रहा है। अब वो कब अल्डिहाइड पढ़ा रहा है, कब अल्कोहल पढ़ा रहा है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था ना। वो शायद बताता था, हो सकता है बताता भी हो तो पता नहीं लगता था। उसने एक बार बोल दिया हाँ चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर, और अपन उस टाइम कुछ कर रहे होंगे तो ध्यान नहीं रहता था। और अगले में भी रिएक्शन है, पहले वाले में भी रिएक्शन थी, सब में रिएक्शन ही चल रही है। तो ऑर्गेनिक में बहुत मेरे को तो पहली बार पढ़ने में दिक्कत आई थी कि मुझे चैप्टर्स ही पता नहीं थे। पूरी ऑर्गेनिक एक ही लगती थी कि हाँ सब में डब्बे, सब में रिएक्शन, क्या अल्कोहल क्या अल्डिहाइड कुछ पता नहीं रहता था। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर 11th का चैप्टर पहला ये है। ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट होगी? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर का नाम है। ठीक है, जीओसी से स्टार्ट होती है। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये दिक्कत तुम लोगों को भी आती थी क्या? जो मेरे को आती थी कि भाई ऑर्गेनिक में समझ में नहीं आता कब चैप्टर शिफ्ट हो गया। हाँ हाँ, तो मेरा भी है, कब चैप्टर चेंज हो रहा है पता ही नहीं लगता था ये। बाकियों को याद थे सब? बोर्ड्स देके आए हो ना, याद है? मतलब ये देखो 12th ऐसे निकलती है, या तो कौन से क्वेश्चन आएंगे या प्रीवियस ईयर पेपर याद कर लिया है। ठीक है, चलो सेकंड चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में वो चीजें आती है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं ताकि तुमको पता तो रहे हाँ है क्या केमिस्ट्री में, क्या पढ़ना है साल भर। पता चला डायरेक्टली शुरू कर दूं तुम्हें पता ही नहीं है इसमें कितने चैप्टर है, इसमें कितने चैप्टर है, कौन सा है, कौन सा किससे लिंक्ड है, कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही बैठ गए दो जैसे। ठीक है, जीओसी हाइड्रोकार्बन ये 11th के चैप्टर है। ठीक है, जीओसी में वो सब चीज़ें पढ़ते हैं अपन
नॉमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म और ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो जीओसी जनरल में पढ़ी जाती है। हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन शुरू हो जाती है, अल्केन से शुरू होती है, अल्काइन और कुछ बेंजीन की रिएक्शन भी होती है। 12th का पहला चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अरीन, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। ये अरीन है, ये अल्केन है, और ये अल्कीन, अल्काइन और अल्केन। ये तो अरीन का उससे कोई लेना देना नहीं। अरीन मतलब डब्बा, सिंपल सी भाषा में बोलो तो। अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपना अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है अमाइंस या अमीन्स, जो भी तुम लोगों को बोलना हो। ठीक है, अमीन्स में फिर 4 टाइप के उसके कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 वेरिएशन है वो आते हैं। ठीक है, वो तब की तब देखेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, और एक और कौन सा चैप्टर है थ्योरेटिकल। देखो 4 चैप्टर पहले थे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री था, एक बायोमॉलिक्यूल हो गया, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, और पॉलीमर था। तो इसमें से 2 चैप्टर हटे हैं और 2 रुके हैं। पॉलीमर हट गया, तीनों हटे हैं? नहीं, 2 हटे हैं यार। नहीं, तुमने हटाया वो नहीं पूछ रहा, अपन नीट में जो हटे हैं एनसीईआरटी में। एक तो पॉलीमर हट गया, बहुत बेकार चैप्टर था, और रटना रटना रटना। और कौन सा हटा है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ना, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बचा है। फिर एक चैप्टर देखो, बायोमॉलिक्यूल तो है, पॉलीमर में शॉरू हट गया है। ठीक है, अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन शॉरो नई एनसीईआरटी में हट गए। ठीक है, फिर इतने ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर वो होता है देख लेंगे, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी उसमें ऐड कर रखा होगा तो होगा, हट गया होगा तो हटा दिया है। इतने चैप्टर्स है। बायोमॉलिक्यूल बायो में भी आता है, सेम एग्जैक्ट ये है, बस इसमें कुछ 7-8 रिएक्शंस दी है ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी पहले, इतना लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऊपर अल्डिहाइड लगा होता है CHO, फिर HOH, थर्ड पे OH करके आखिरी में वापस CHO है HOH वाला। तो OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल। ये चीज़ पढ़ी है कभी? OH अल्कोहल होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ, सुन लो सिर्फ, ये कोई काम अभी पढ़ाया नहीं मैंने, बट OH अल्कोहल और CHO अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल के कुछ रिएक्शंस इस चैप्टर में आ जाती है। बाकी सेम पूरा बायोमॉलिक्यूल बायो वाला है, कुछ फर्क नहीं है। बायो का पढ़ लोगे, ये पढ़ लिया सेम, बस इसकी 7-8 रिएक्शन जो दी है वो अलग से पढ़ लेना, उसमें भी अल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन है, बाकी सब सेम है। इतना आता है अपना पूरा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ये केमिस्ट्री है जो अपने को साल भर पढ़ना है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई चैप्टर तुमको लग रहा हो ऐड करना हो, हटाना हो? यही है जो लेटेस्ट है, इतना ही है। बहुत सारे पहले आते थे, मेटलर्जी हट गया, इनऑर्गेनिक में आता था। इधर एक और आता था थर्मो स्टेट्स ऑफ मैटर, हट गया। कौन सा? सॉलिड स्टेट, हाँ, इसमें आता था, हट गया। तो जितने अभी करंट में चैप्टर बचे हैं एनसीईआरटी में, वो सारे मैंने लिख दिए। कौन सा किससे लिंक्ड है वो सारे भी लिख दिए। ऑर्गेनिक तो पूरी लाइन से ही आती है, पहले वो पढ़ोगे तभी आएगा, ये ऐसा लाइन से आता है। इनऑर्गेनिक में ये 2 हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में तुम कुछ करो नहीं करो, ये 2 कर लिए ना तो भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक अब बन जाएगा। 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 में से 8-9 बन जाएंगे इन 2 चैप्टर से। ये छोड़ के भी जाओगे तो चल जाता है, अगर नहीं बन रहे हैं बहुत एक्सटेंड तो। लेकिन ये 2 तो करना ही है, मस्ट, 100% वाले चैप्टर है, मस्ट करना कंपलसरी। ठीक है, फिजिकल में भाई इसके साथ ये कर लो, ये इसके साथ ये वाला चैप्टर, ये तीनों सेम होते हैं थोड़े। सब में A+B से C+D होता है, और सब में वही 1 1 0 0 1 - x 1 - x x x ऐसे करके। तो ये तीनों चैप्टर में सेम चीज़ें फॉलो होती है, सेम रूल, तो उससे करते हैं। ठीक है, और ये इसमें मोल भी लगता है, इसलिए सबसे पहले अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्लियर है? मिटा दूँ ये चीज़, नोट डाउन कर ली सब लोगों ने? इससे तुमको एक जनरल आइडिया रहेगा कि नहीं, हाँ यार, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बेसिक केमिस्ट्री पहले पढ़ा दिया, ठीक है, जो तुमको शायद कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं मान रहा हूँ कि तुमको नहीं आता इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी से। ठीक है, तो तुमको पता रहना चाहिए ना क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। तो केमिस्ट्री के पहले पन्ने पे ये चीज़ें होनी चाहिए, और इनको बोलते हैं
चैप्टर्स बोलो, कंटेंट बोल लो, इंडेक्स कभी नहीं बोलते हैं। कंटेंट और इंडेक्स में फर्क पता है क्या? हाँ, बाकी लोग, मेरे को कॉलेज में आके पता लगा था सच में। अच्छा देखो, 10th में कोई टीचर ने बताया होगा ना, तब पता लगा। मुझे किसी ने नहीं बताया था तो मेरे को नहीं पता लगा। कॉलेज में जाके एक टीचर ने बताया था कि बेटा ऐसा होता है, तब पता लगा था कि कंटेंट और इंडेक्स अलग होता है। जो स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, वो कंटेंट्स होते हैं, और पूरी बुक के आखिरी में देखना ए से जितने लेटर्स हैं, बी से जितने हैं, ऐसे जेड तक जितने लेटर्स हैं, जिससे अपन पेज नंबर फाइंड करते हैं। जैसे मैंने बोला बी से ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किन किन पेज नंबर पे दिया है, वो जो पीछे लिखा रहता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। कोई स्टैंडर्ड बुक देखोगे उसमें हमेशा इंडेक्स अलग से बना रहता है, कंटेंट आगे दिए जाते हैं। पहले मैं इसी को इंडेक्स लिख देता था कि ये इंडेक्स है, चैप्टर के आगे चैप्टर हेडिंग्स लिख रहे हैं वही इंडेक्स समझते थे। तुम कुछ समझते ही नहीं थे। हाँ, चैप्टर ही लिखते थे हम तो सर। चलो मिटा दो ये, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? एटम, एटमिक स्ट्रक्चर नहीं, एटम, ठीक है। एटम से तुम लोग क्या समझते हो बताओ, अपने अपने आंसर देते जाओ। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और अंग्रेजी? हाँ, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। और बाकी कुछ तो बोलो। आधे तो बोलेंगे सर हमने एटम भी नहीं सुना था, तो हम एटम क्या होता है कैसे बताएं। बताओ। एटम बेटा क्या होता है? मतलब सुना है ना एटम क्या होता है, तो तुम क्या सोचते हो कि एटम क्या होता है? मुझे बस इतना बता दो। पार्टिकल होता है, ठीक है। और कुछ? हर चीज एटम से बनती है। कुछ तो देखो, अगर तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे और बहुत ही फ्रैंकली अगर मेरे को आंसर देना है बिना डरे, तो जो दिमाग में आएगा मैं बोलूंगा ना, तो बस वैसे ही बोल दो। तुमको क्या एटम से क्या समझ में आता है, तुम बस वो बोल दो। हर चीज एटम से बनती, बेसिक कुछ तो आता होगा दिमाग में, ब्लैंक तो नहीं रहता हुआ। केमिकल, मतलब कुछ तो वर्ड आ रहा है ना, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और भाई साहब, हाँ, मतलब अपने दिमाग में क्या आया है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, इनके नहीं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, गुड। देखो, इस यूनिवर्स में या कॉस्मोस बोल लो, जो भी बोलना है, ठीक है, जितनी भी चीजें बनी है पहले कोई छोटी सिंगल चीज से बनी होगी, तो वो जो छोटी सिंगल चीज है जिससे सारी चीजें बनी है उसको एटम बोलते हैं, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट था डाल्टन, सुना है? ठीक है, डाल्टन एक साइंटिस्ट था, ऐसे ही फ्री बैठे होंगे कहीं, ठीक है, बैठा होगा, जो भी तुमको उसको इज्जत देना, ठीक है, बैठा होंगे। उन्होंने सोचा कि फॉर एग्जांपल वो अखबार पढ़ रहा है, तो उसने बोला अखबार बना कहीं से, मतलब होता है ना जैसे न्यूज का था, किसका, न्यूटन का था, एप्पल गिरा सर पे तो उसको दिमाग चला, ऐसा। तो ऐसे वो होगा कि ठीक है, अखबार लेके बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, और फिर आया होगा कि नहीं यार ये अखबार बना कहीं से, इधर उधर देखा, ठीक है। फिर एक दिमाग में आता है हाँ इसको तोड़ा, तो 2 टुकड़े मिलके बने होंगे, और तोड़ दिया, 4 टुकड़े मिलके बने होंगे, तोड़ता गया, फाड़ा, जितना मेरे हाथ से मैं फाड़ सकता था अखबार को मैंने फाड़ दिया। फिर मैंने कहा अब इतना जो छोटा टुकड़ा ये मैं और नहीं फाड़ सकता, मैं गया कोई लेज़र वाली मशीन पे लेके, वहां से मैंने उसको कट करना शुरू किया, अच्छा खासा, बहुत छोटा, मतलब धूल के बराबर जो भी मेरे को ऐसा कुछ पार्टिकल मिला। फिर उसको मैं और अच्छे एडवांस लैब्स में लेके गया हूँगा कि और मैं इसको तोड़ पाऊंगा क्या, तो लास्ट जो पार्टिकल उसको मिला कि हाँ इससे ज़्यादा अब मैं तोड़ ही नहीं सकता, समझ रहे हो, उस चीज़ को बोलूँगा मैं एटम। मतलब डेफिनेशन में क्या आया, इनडिस्ट्रक्टेबल, कि उससे ज़्यादा अब मैं उस चीज़ को नहीं तोड़ सकता। जैसे ये पेन है, ये पेन एटम से मिलकर बना है, तो तुम कैसे बताओगे कि एटम है? 2 में तोड़ा, 4 में, 8 में, तोड़ते जाऊँगा, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी सबसे मैंने इसको तोड़ दिया। फिर आखिरी में जो छोटी सी चीज़ मेरे को दिखेगी माइक्रोस्कोप में या बनेगी या मेरे हाथ में रहेगी, भले दिख नहीं रही आंखों से, लेकिन जो भी मिलेगी मेरे को उस टेक्नोलॉजी से, वो है एटम। समझ में आई? ठीक है, तो एटम की क्या कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। किसने दिया? पहली बात तो डाल्टन, ये 9th में आ जाता है, ठीक है। और भी साइंटिस्ट हैं, वो एटमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड, इबोर, ये सब। बेसिक एटम की डेफिनेशन है जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसने दी? डाल्टन।
ठीक है, एटम को क्या बोला, अनडिस्ट्रक्टेबल या इनडिस्ट्रक्टेबल, इन लिख लो उसको, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जो इससे ज्यादा और छोटा मैं उसको नहीं तोड़ सकता, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल स्ट्रक्चर। फिर एक और लिख सकता हूं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिससे हर चीज बनी है। क्लियर है? ये जिस ऐड करूंगा आगे, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिससे हर चीज बनी हो, तुम लोग ऐड कर लेना, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी रहेगी है ना, ठीक है, आधी हिंदी, आधी इंग्लिश, आधी व्हाट्सएप, ठीक है, जिससे याद हो जाएगी चीजें। तो स्मॉलर स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वही ना कि यार घर पूरा ईंटों से बना है, समझ गए, तो वैसे ही हर चीज। अब ईंट भी कहीं से बनी होगी, उसको और तोड़ूंगा, आखिरी में जो मिलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं से बनाऊँ, सेल से अपनी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, लेकिन सेल को और तोड़ सकता हूँ ना अभी मैं, फिर उसके कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अलग, न्यूक्लियस अलग, माइटोकॉन्ड्रिया को और तोड़ा, ठीक है, फिर उसमें मेरे को माइटोकॉन्ड्रिया किसी चीज से मिलके ही बना होगा, कोई केमिकल से, कोई कार्बन की उससे बना होगा, नाइट्रोजन होगा हो सकता है उसमें, कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसका, उसको और तोड़ा, तब जाके आखिरी में मेरे को कुछ एटम्स मिलेंगे कि हाँ कार्बन से बनी ये चीज। आ रही समझ में? पक्का? ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रक्चर समझ गए क्या था, इनडिस्ट्रक्टेबल समझ गए। देखो अब सेल जो बायो में पढ़ते हैं ना, अब सेल को तो मैं और तोड़ सकता हूँ, फिर सेल को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्यों बोला, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला, बता सकते हो? हाँ, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना सेल को, बोलते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्यों बोला? सेल को तो मैं और तोड़ सकता हूँ, फिर भी सेल को तो और तोड़ सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन समझ गया मेरा, कि सेल को जब मैं और तोड़ सकता हूँ, तो जो आखिरी टुकड़ा रहेगा उसको मेरे को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलना चाहिए था ना, सेल को क्यों बोला मैंने? फंक्शनल नहीं है, याद रखना। देखो स्ट्रक्चरल ये लिखते हैं ना अपन, कि स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बेसिक, ठीक है, और एक और साथ में फंक्शनल भी होना चाहिए। अगर सेल को मैं तोड़ दूंगा तो सेल वाला काम कर ही नहीं पाएगा। बेसिक सबसे छोटी यूनिट जो काम कर सकती है वो सेल ही है, उसको और तोड़ दूंगा तो सेल रहेगी नहीं कभी, वो काम ही नहीं करेगा। ये चीज आई समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है। लेकिन एटम में ऐसा कुछ नहीं है कि एटम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्मॉलेस्ट तोड़ते जाओ, जो लास्ट मिलेगा वो एटम है, ठीक है। अब चलो अपन ने पढ़ लिया कि एटम क्या है, मतलब पढ़ा तो क्या है, ये देख लिया कि इमेजिन करके कि मैं बोलूँ इससे डिफाइन करो एटम क्या है, तुम ये बोलोगे तोड़ते जाते हैं जो लास्ट टुकड़ा मिलेगा इसका वो एटम है, जितनी टेक्नोलॉजी लगा के तोड़ सकते हो, ठीक है। अब वो एटम को मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, तो मुझे कुछ चीजें दिखी माइक्रोस्कोप में। क्या दिखेगी? 3 चीजें दिखेगी, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, वो एक्सपेरिमेंट्स यहां नहीं पढ़ रहे हैं अपन। मुझे दिखेगा न्यूक्लियस, मतलब सेंटर में एक गोला दिखेगा जिसको मैंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। जब मैंने एटम को माइक्रोस्कोप में देखा तो मेरे को सेंटर में एक गोला दिखा जिसको मैंने बोला न्यूक्लियस, और उसके आसपास कुछ ऐसे करंट जैसे घूम रहे हैं, समझ गया ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे कुछ घूम रहे हैं, उनको मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। तो जब मैंने एटम को माइक्रोस्कोप में देखा, मेरे को कुछ ऐसे तरंग या चमकते हुए ऐसे कुछ ऐसे आड़े टेढ़े फॉर्म में घूमते हुए दिखे, जिनको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन, और सेंटर में कुछ एक गोला दिखा जिसको मैंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। फिर मैंने और एडवांस माइक्रोस्कोप बुलवाया और जूम किया उसको, फिर मैंने देखा इसमें क्या है, जो सेंटर में गोला दिख रहा है उसको और जूम किया, समझ गए। फिर उसमें जब माइक्रोस्कोप से और ज़्यादा देखा और उसके एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट्स किए, तो मुझे क्या मिला कि न्यूक्लियस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, एक सिंगल गोला नहीं है वो, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स है, न्यूक्लियस के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स है। किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर जब एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पता लगा कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो उन्होंने ये सिंबल दे दिया। एक्सपेरिमेंट किए और पता लगा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो उन्होंने N0 कर दिया, 0 मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से मैंने देख लिया कि हाँ, जो सेंटर में गोला दिख रहा था वो बहुत सारे छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना है, और उनमें से आधे गोले प्रोटॉन है
आधे गोले न्यूट्रॉन है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे बहुत सारे प्रोटॉन होंगे ना, वो अलग अलग एटम में अलग होंगे, वो आगे पढ़ेंगे अपन कैसे, ठीक है। ये सब चीजें कुछ समझ गए ऐसे। आयरन में कुछ अलग होंगे, कार्बन में कुछ अलग होंगे, हर एटम में अलग अलग होते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट पे किया गया था उसमें उसको दिखे थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आसपास जो घूम रहे थे उनको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया। ये चीजें नोट करो फटाफट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जल्दी। एटम के कंपोनेंट्स है ना, एटम कहीं से बनता है? कंपोनेंट्स ऑफ एटम, अगर हेडिंग डालना है तो, ठीक है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि ठीक है सर, हमने समझ लिया एटम क्या होता है, हमने समझ लिया एटम को देख लिया माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, सारी चीज़ें हमको इमेजिन हो गई अच्छे से कि हाँ एटम के सेंटर में कुछ गोला है जिसको न्यूक्लियस बोला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, आसपास कुछ घूम रहे हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये चीज़ें हमको समझ में आ गई है। अब मैं एक फॉर एग्जांपल नाम लाता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हर जो एलिमेंट, जैसे अपन को बताना कि लोहा अलग होता है आयरन, तांबा अलग है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं ना केमिस्ट्री में। तो सबके एटम अलग अलग होंगे, तो उन सबके एटम में फ़र्क क्या है? मैं बोल रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर के एटम में फ़र्क क्या है? सोना सोना क्यों है और चांदी चांदी क्यों है? प्राइस की वजह से नहीं, और मार्केट में जो प्राइस है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम है तो उसका प्राइस ज़्यादा है। हाँ, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने उठाया कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटम लिया, फिर मैंने लिया इधर से गोल्ड का एटम ले लिया, गोल्ड का टुकड़ा लिया। अब इतना बड़ा टुकड़ा तो एटम होगा नहीं, थोड़ा 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 एटम निकाला, कार्बन या कोई भी कहीं से कार्बन का टुकड़ा ले लिया और उसको थोड़ा थोड़ा कार्बन का एटम ले लिया, गोल्ड का एटम ले लिया। समझ में आ रही है चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ये दो एटम अलग कैसे है मेरे को ये पता करना है। कुछ तो अलग होगा ना, सेम तो नहीं होंगे, हर एलिमेंट का एटम अलग होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? कार्बन के एटम में और गोल्ड के एटम में क्या फ़र्क है? नींद आ रही है तुमको? पानी पी ले भाई, बात मान, है ना। हाँ, कुछ तो फ़र्क होगा ना। उनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग होती है, हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ अपने को पढ़ने की किसमें क्या होता है। अब एक वर्ड आता है, चलो हाँ रुको, उसके पहले एक चीज़ पढ़ो, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एक छोटा सा क्वेश्चन बोल लो या टॉपिक बोल लो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। मैंने एक एटम लिया, फॉर एग्जांपल कार्बन ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, बेस्ट है। कार्बन का सिंबल सी है। चलो पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली, ए एटम है कोई, मेरे को नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हर एक एटम का सिंबल दे रखा है, गोल्ड का सिंबल देना होगा तो AU, सिल्वर का सिंबल होता है AG। तो ऐसे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं अपन ने हर एक एलिमेंट को, आयरन का Fe होता है, ठीक है। तो ऐसे हर एलिमेंट को कुछ सिंबल्स दे रखे हैं जिससे अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये इस एटम का एलिमेंट है, मतलब इस एलिमेंट का एटम है, ठीक है। ये लिखा। अब इस पे यहाँ और यहाँ कुछ चीजें लिखते हैं, पढ़िए कभी, है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। कोई मुझे कॉन्फिडेंटली ढंग से बता सकता है वेट कहाँ लिखते हैं, नंबर कहाँ लिखते हैं? वेट ऊपर नंबर नीचे है, पक्का याद है? मेरे को कन्फ्यूजन होता था, ठीक है, कि यार वेट कौन सा नंबर कौन सा, जो कि जब क्वेश्चन आएगा ना, हाँ जो कि जब आज, अच्छा वहाँ लिखा था वो, ठीक है, बट जब क्वेश्चन मैं दे दूंगा ना तुम लोगों को, ये लो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ठीक है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कार्बन के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया और हड़बड़ी में किया तो चांस होते हैं कि गलत कर देते हैं, इतना दिमाग मेरा जो दिमाग चलता था,
कि हाँ मैं तो कर देता गलत, तुम लोग हो सकता है इंटेलिजेंट हो, याद रहता हो तुम लोग। अच्छा पहली बार अगर तुम लोग को आता क्वेश्चन तो तुम कंफ्यूज होते या नहीं होते? कितने लोग हैं जो नहीं होते कि हाँ नहीं हमको तो पता ही है कि हाँ एग्जैक्ट ये यहाँ ये यहीं लिखता है, बाकी कहीं लिख ही नहीं सकते, ऐसा कोई? क्योंकि देखो जब चार ऑप्शन आते हैं ना तो तुम चलो बोल दिया वेट ऊपर नीचे, इसमें भी है इसमें भी है, तो तुमको क्या पता कौन सा वाला सही है, ये सही है ये सही है, भले तुमने बुक में ये देखा है लेकिन ये भी हो सकता है होता हो। चल ठीक है छोड़, ये होता है और इसको मिटा के मैं लिख देता हूं बोथ 1 और 4 ले। अब बताओ, अब कर लेते? फंस जाते हैं ना कि हाँ इसमें तो फंस जाते हैं यार, इतने भी होशियार नहीं हो, ठीक है। ये सही आंसर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसको मैंने देखो अब राइट लेफ्ट तुम जैसा भी याद रखो कि कहाँ आ रहा है। मैंने ऐसा याद रखा था जब पढ़ते टाइम ऐसा होता है ना दिमाग पे टेंशन आता है, लोड बढ़ता है, होता है, अगर पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है। जब दिमाग पे टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है एग्जाम में, तो वजन ऊपर है ना, इसीलिए वेट ऊपर आता है और नंबर नीचे रहता है। मैंने ऐसे याद किया था, अगर तुमको डायरेक्टली याद है अच्छी बात है, मेरी ट्रिक्स से याद कर लेना, ठीक है। कि एटॉमिक वेट ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर यहां लिखा जाता है। अब देखो मैंने एटम पढ़ा दिया क्या होता है, तुमको इमेजिन हो गया एटम क्या होता है, हुआ कि नहीं? हाँ बोलो हाँ, ठीक है, सो मत, ठीक है। तुमको इमेजिन हो गया एटम क्या होता है। उसके बाद फिर तुम लोगों ने एटम को लिखना सीख लिया कि कॉपी पे हम कैसे बनाएंगे। किसी भी आयरन का लिखना होगा तो मैं Fe लिखूंगा और उसका वेट और नंबर लिख दूंगा और तुमको बता दोगे कि हाँ फिर ये होता है एटम, ठीक है। अब मैंने उसमें कुछ चीजें लिख दी, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। अब तुमको नहीं पता है ये क्या है, मैंने लिख तो दिए हैं। वेट का मतलब पता है कि वजन होता है, एटॉमिक मतलब एटॉमिक, नंबर मतलब नंबर, लेकिन ये है क्या, वेट क्या, नंबर क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक वेट क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, समझ गए? इससे बेस तो नहीं चाहिए। चलो पढ़ो, ये मिटा दो, ये चीज जरूरी यार पता है। चलो तुम लोगों को क्या, तुम लोगों को लग रहा होगा तो बोरिंग है, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले फिर समझा दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? रुको मैं जिनसे पूछूं वही बताना। हाँ भाई साहब, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन बताओ फटाफट। हाइड्रोजन एक, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, पहली बेंच, दूसरी बेंच, रुक जाओ, 1, तो रहने दे, कितना हटा, नहीं 1, तू रहने दे, हाँ बेटा 0 1 0। ये 0 वाले जो भी हैं कैसे आए 0 बताना जरा मेरे को। हाँ हो गया गड़बड़, मतलब कॉन्फिडेंट हो गया कैसा है एग्जैक्ट, तो पढ़ा था क्या? ठीक है चलो, 0 होते हैं याद रखना अगर नॉर्मल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो। अब समझ गए क्यों पढ़ना जरूरी है, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आयरन में कितने होते हैं, कॉपर में कितने होते हैं, चलो चलो कॉपर में कितने होते हैं अगर किसी को पता है तो, न्यूट्रॉन, बाकी समझ गए क्यों पढ़ा रहा हूं। तो ये मत बोलना कि सर फालतू की चीज पढ़ा रहे हो, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, क्या है ये, हमको तो नीट पढ़ना है बेटा, ये नहीं आएगा तो नीट में तो रहने दो, है ना। इसीलिए मेरे को है कि ये चीजें कहीं बुक में भी नहीं दी है अलग से, कि बुक वाला तुमको अलग से पढ़ा रहा हो समझा रहा हो, पहले वो जब चैप्टर में आएगी एटॉमिक में तब पढ़ा रहा होगा, लेकिन पीरियोडिसिटी में तो आएगा ना काम। मोल जब पढ़ोगे तो फॉर एग्जाम्पल मोल में क्वेश्चन मैंने दे दिया AgNO3 किसी से रिएक्ट करता है और फॉर एग्जाम्पल ठीक है AgNO3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, मैंने बोल दिया कितने मोल रिएक्ट कर रहा है, 12 मोल ऑक्सीजन के साथ। तो तुमको जब उसका वेट ही नहीं पता होगा तो निकाल ही नहीं पाओगे, मोल का फॉर्मूला ही वेट से आता है, वेट क्या होता है नहीं पता होगा तो क्या करोगे वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। और मैंने अगर निकाला है नीट तो मेरे को इतना तो पता है कि कौन सी चीज़ बेस बनाती है। देखो एक रियलिटी ये है कि IIT अलग चीज़ है, IIT के क्वेश्चन मेरे को दोगे ना मैं भी फंस जाऊंगा पक्का, IIT बहुत अलग है। नीट के दोगे मैं बना लूंगा, क्योंकि नीट में मुझे पता है कि हाँ कितना बेस लगता है और मुझे ये पता है कि तुमसे कौन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये भी मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि ये सब मैंने भी गलत किए हैं। पहली बार मेरे को भी नहीं पता था कि हाँ भाई न्यूट्रॉन कितना होता है, मैं भी 9th 10th 11th 12th पढ़ के आया था, 9th 10th CBSE से, 11th 12th MP बोर्ड डमी से,
तो पढ़ा तो मैंने भी था, मेरे को भी नहीं पता थी चीज़ें, तो मुझे ये पता है कि तुम्हें भी नहीं पता है। सेम चीज़ बायो में, तुम कोई सा चैप्टर दे दो मुझे, कोई सा पेज उठा के दे दो, मुझे ये पता है कि उस पेज में से तुमसे क्या नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से पता है मेरे को। एक्सपेरिमेंट कर लेना, या मैं एक पैराग्राफ उठा के दे दूंगा ना कोई सा भी चैप्टर का, तुम चैप्टर का नाम बता देना, उसमें से मैं बता दूंगा ये पैराग्राफ पढ़ के मेरे पास आ जाना, मैं बता रहा हूँ ये पैराग्राफ पढ़ लेना। उस पैराग्राफ में कितनी लाइन होगी, 9-10, वो 9-10 लाइन भी पढ़ के आओगे ना, मैं फंसा दूंगा क्वेश्चन में आराम से। 10 बार पढ़ के आ जाओ तुम उसको, कोई करेगा बैठ, भरोसा है ना इस चीज पे? वो फंसा था क्योंकि बाकी कोई आएगा क्वेश्चन लेके या पेज लेके, पैराग्राफ लेके? ट्राई करना हो तो कर लेना, ठीक है, या फिर मैं बता दूं टॉपिक ऐसा। चलो, अब एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पढ़ना है अपने को, ठीक है, जरूरी है वो। उसके लिए पहले पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ठीक है। देखो एटम में क्या चीजें पढ़ी अपन ने, न्यूक्लियस होता है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, घूमते हुए। न्यूक्लियस में क्या चीजें होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये चीजें। तो हर एटम का एटॉमिक नंबर, मैंने बोला आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब सबसे बेसिक और सही और सटीक डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे ना, वो उसका एटॉमिक नंबर है। मैंने रैंडमली कहीं से, तुमको कुछ नहीं पता, तुम एक साइंस लैब में हो, ठीक है, तुमको मशीनें चलाते आती है, सिंपल सी चीज़ है। मैंने तुम्हारे हाथ में, आएगा नहीं बट इमेजिन कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है, एटम इतना छोटा होगा कि दिखेगा भी नहीं। मैंने तुम्हारे हाथ में एटम ला के रख दिया कहीं से, तुमको नहीं पता कौन सा एलिमेंट था। अब तुमको बोला बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है या कौन सा एलिमेंट है, तुम क्या करोगे, इसको रखोगे माइक्रोस्कोप में और उसमें जूम करके देखोगे उसको न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। समझ में आया क्या बोला? अगर मान लो उसमें कितने 6 प्रोटॉन आ रहे हैं, तो 6 प्रोटॉन मतलब 6 उसका एटॉमिक नंबर। 6 नंबर किसका होता है, कार्बन। समझ गए कैसे? ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, ऐसा। तो अगर इलेक्ट्रॉन, देखो हमेशा ये चीज तुमने पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड भी कर सकते हैं, एटम से रिमूव भी कर सकते हैं। कभी सुना प्रोटॉन ऐड करना, प्रोटॉन रिमूव? न्यूक्लियस वाली चीज कभी ना तो ऐड होगी ना रिमूव होगी, जैसा वो दुनिया में बना था वैसा ही रहेगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ना उससे चीजें रिमूव कर पाओगे ना उसमें चीजें ऐड कर पाओगे। अगर कार्बन के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो वो 6 ही रहेंगे, तुम उसमें चेंज कर ही नहीं पाओगे कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा दो। समझ गए? अब एक सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ ना, प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। आ रहा है समझ में चीज? आकाश आ रहा है ना? ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होते हैं आसपास, हमेशा याद रखना। मान लो 6 प्रोटॉन है, मतलब 6 प्लस चार्ज है इसके पास, तो 6 माइनस चार्ज इसके आसपास घूमेंगे। अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, तो जितने अवेलेबल होंगे इधर उतने ही आएंगे ना, एक्स्ट्रा आके क्या ही करेंगे घूम के, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन अगर अंदर हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 10 प्रोटॉन अंदर है तो 10 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अनटिल एंड अनलेस मैंने अलग से कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो या किसी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हो, मतलब मेरा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तब ओरिजिनल बता रहा हूं मैं कि एक एटम में कैसा होता है। एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उतने ही न्यूट्रॉन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आ रहा है समझ में? अब एक और, या फिर देखो बेस्ट डेफिनेशन ये है बेटा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर पाऊंगा, तो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके तुमको एटम दे दिया, अब गड़बड़ हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन से मैं एटॉमिक नंबर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन मैंने या तो निकाले हैं ऐड कर दिए हैं। तो बेस्ट डेफिनेशन होती है प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उस एटम के साथ छेड़खानी नहीं की बिल्कुल भी, तो क्या बोलूँगा, टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, न्यूक्लियस में थोड़ी है वो, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे एक पॉइंट लिख लेना, ये इलेक्ट्रॉन वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम फॉर द न्यूट्रल स्पीशीज, ये वर्ड बोला जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे, फॉर द न्यूट्रल स्पीशीज। देखो मान लो एक ओरिजिनल एटम है, ओरिजिनल एटम के पास 6 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो 6 प्लस ने 6 माइनस को न्यूट्रल कर दिया ना। अभी अलग से इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मान लो इस एटम को मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दूं, तो उसके लिए प्रोटॉन थोड़ी ना बैठेंगे अंदर, वो 2 अकेले रह जाएंगे ना बाहर, तो इसके पास 2 माइनस का चार्ज आ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, 6 प्रोटॉन अंदर थे, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए, तो प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, 4 ही बचे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन से तो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन 2 प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा चार्ज रख रहे हैं इस पे प्लस का, तो अब इस एटम पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना। तो किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आना मतलब वो चार्ज वाला एटम है। अगर कुछ भी नहीं है, मैंने ना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो क्या बोलूँगा, न्यूट्रल। तो ये डेफिनेशन अब समझ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम फॉर न्यूट्रल स्पीशीज क्यों लिखा, आया पक्का? ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज मतलब नॉर्मल एटम। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज मतलब नॉर्मल एटम विदाउट चार्ज। तो एटॉमिक नंबर समझे अपन, मेन क्या होता है, प्रोटॉन से देखते हैं ना बेटा, याद रखना। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन से देख लेंगे, कभी देखना होगा तो। हाँ क्या, ये वेट क्या नंबर ऊपर लिखा है ना, अरे नहीं ये पॉइंट इसी के हैं, ये अब लिखूंगा मैं। ठीक है, ऐसा मत करना तुम लोग, ये सब उधर था, उसको इसमें मत डाल देना है ना, मैंने अभी तक वेट पढ़ाया ही नहीं है। हाँ मैंने नंबर पढ़ाया है, तो नंबर ही देखोगे ना। देखो तुम्हारी क्या सिली मिस्टेक्स क्या होती है, ये तो मुझे बहुत अच्छा से पता है कि तुम कहाँ गलत करते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत करने का चांस रखते हैं वहाँ, कि नहीं रखते, कर देते भाई। तुम लोग लगा के आते सी, या तो सी लगाते या फिर वही फर्स्ट या फोर्थ में से कुछ, अगर आता होता तो, और कुछ नहीं आता होता तो फिर तो पक्का तुक्का मारते कि हाँ कहाँ क्या रखें, उन लोगों को हटा दो। लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा कि वेट ऊपर और नंबर नीचे, तो यहाँ वेट नंबर, यहाँ कंफ्यूज होते हैं। हाँ क्या, नेक्स्ट क्लास ना, हाँ तो मैं 3-4 दिन तक बैठ क्लास में, अभी नहीं तो अभी बिठाई क्यों था मैंने फिर। देखो ये चीज़ नहीं पढ़ेगा, आज एटम पढ़ा रहा हूँ, एटम खत्म होगा, एटम में मैं ऑर्बिट, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल क्या होता है अच्छे से बना के समझा दूंगा। ये चीज़ नहीं आएगी तो तुमको आगे का मैं बोल रहा हूँ पीरियोडिसिटी नहीं आएगा, लिख के दे सकता हूँ मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं बनेंगे। पढ़ाने के बाद भी मेरे को पता है कि कहाँ तुम गलती करते हो, तो बिना पढ़ाए तो मेरे को पता है कि सब में ही गलती करोगे। ठीक है, बैठ अभी भाई। ठीक है, चलो एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या, किस टॉपिक का लेक्चर है बता दें। हाँ क्या, रात में 1 घंटे ज़्यादा जग लेना आज। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वालों। चलो एटॉमिक वेट, ठीक है, नंबर समझ गए क्या होता है। कोई भी एटम दूंगा पता कर लोगे, न्यूक्लियस में झांक के देख लेना, जितने प्रोटॉन है उसका नंबर है, और अगर कोई मैंने उस एटम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की, कोई रिएक्शन में नहीं डाला है, तो न्यूक्लियस में नहीं भी देखते हुए सीधा इलेक्ट्रॉन गिन लूंगा मैं, किसी से भी निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, बट सबसे बेस्ट और सही डेफिनेशन होती है प्रोटॉन। अब वेट, वेट क्या होता है, वही मास किस चीज का, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता कौन कौन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो वेट होता है एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का एक मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और कुछ थे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये कभी पढ़े होंगे सुने होंगे तो। ठीक है, तो उनसे इन सब चीज़ों का वेट निकाला था कि न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, प्रोटॉन का वेट कितना होता है।
फिर उन दोनों के वेट को जोड़ा, तब जाके मिला न्यूक्लियस का वेट। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन तो मैं ही पूछ लूंगा तुम लोगों से, तुम्हारे दिमाग में तो आया ही नहीं। आया कुछ वेट से? वेट क्या होता है? न्यूक्लियस का वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है? न्यूक्लियस का वेट। आया? बस इतना ही है। अब तुम लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैं पूछ लूं? आ रहा हो तो बताओ ना, मैं पूछूं? लिख लिए चीजें? पूछूं? नहीं आ रहा किसी के दिमाग में? चल हाँ, देखो मैंने बोला एटॉमिक वेट, तो वर्ड ही है ना एटम का वेट। ये तराजू दिया, देखो तराजू पे तुम कभी तोल नहीं सकते अंदर। नॉर्मली मार्केट में जो तराजू आते हैं वो किलोज में तोलते हैं चीजें, किलो और थोड़ा बहुत ग्राम में तोल देंगे। फिर इलेक्ट्रिक वाली जो मशीन आती है वो थोड़ा ग्राम में तोल देती है चीजें। केमिस्ट्री लैब के तराजू देखे हैं कभी? एक बंद लकड़ी का बॉक्स होता है, कांच का और लकड़ी का मिक्स, उसमें बहुत छोटे छोटे से तराजू होते हैं। क्योंकि मान लो मैंने बोला है कि इस टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम तुमको कोई सा केमिकल लेना है या कोई पाउडर लेना है, तो 1 ग्राम को तुम ये बाहर के तराजू पे तोल लोगे क्या? हिलेगा तक नहीं वो। ना इन इलेक्ट्रिक मशीन पे हिलेगा 1 ग्राम। 1 ग्राम रख के देखो, कुछ नहीं होना उसका। ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब में एक बॉक्स होता है लकड़ी और कांच का, उसमें बहुत छोटे छोटे से तराजू होते हैं, वो ग्राम्स में वेट नाप लेता है अच्छे से, कि उसमें तुम चिमटी भर पाउडर डालोगे तो वो तराजू हिलेगा। होते हैं, ठीक है, देखना कभी गूगल पे जाके देख लेना। तो अगर एटम को मैं रखूं तो हिलेगा क्या वो तराजू? केमिस्ट्री लैब वाला भी। भाई एटम दिखता ही नहीं है आंखों से, क्या ही हिलेगा वो भी। पाउडर तो फिर भी चलो इतना लिया, चिमटी भर तो दिख रहा है मेरे को, समझ गया ना? तो वो वाला तराजू भी नहीं हिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कोई तराजू डिस्कवर कर लिया या बना लिया जिससे मैं एटम का वेट नाप सकता हूँ। एक कॉमन सेंस लगाओ, केमिस्ट्री हटा दो अभी। मैंने बोला एटम का वेट कैसे नापोगे? एटम को रख दोगे ना तराजू पे, कि और कोई तरीका? यही है, एटम को तराजू पे रखा, इधर बाट रखा है, जो भी उसका होता है वो, ठीक है, तो लिया कि हाँ कितना वजन है। तो एटम में तो भाई इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, प्रोटॉन भी आ रहा है, न्यूट्रॉन भी आ रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर एटॉमिक वेट मतलब एटम का वेट होता है ना, तो उसमें एटम को पूरा ही रखा है मैंने, तो पूरे का वजन तोलूं ना। मैंने सिर्फ न्यूक्लियस का वजन क्यों तोला? इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? गायब हो गए थे क्या? फिर तो ये क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में कि एटॉमिक वेट मतलब एटम का वेट होता है। नहीं आया? अब आया? होते है ना, नहीं करना है ना, वही तो क्वेश्चन था कि क्यों नहीं करना भाई, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था ना। पहली चीज इलेक्ट्रॉन का और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब वेट पढ़ोगे एटॉमिक में, 10⁻⁻⁻ में है सबके, 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻37 kg, ऐसे। -37 मतलब पॉइंट के बाद इतने जीरो हैं, मतलब समझिए बहुत ही कम होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो होता है -31 पे जाता है, बहुत ज़्यादा ही कम है, तो वो नेग्लिजिबल के बराबर आ जाता है। पहला रीज़न तो नेग्लिजिबल है, तो फिर उसको इतना क्यों ही हौच पौच करके इतना मिक्स करना और कॉम्प्लिकेट करना चीज़ों को। फिर सेकंड चीज़ आती है कि अपना क्या, इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। मैंने मान लो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या उसका वेट कम हो गया? आयरन का वेट 56 पहले भी लिखता था मैं, बाद में भी 56 ही लिखूंगा। आया समझ में? कार्बन का वेट 12 लिखता हूँ, 12 ही लिखूंगा हमेशा, चाहे वो कितने भी रिएक्शंस कर ले, उसमें से कितने भी इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूँ, कितने भी रिमूव कर दूँ। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड और रिमूव करने पे वेट नहीं चेंज हो रहा ना, तो मुझे ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी ना वेट के लिए जो थोड़ा फिक्स रहे, तो न्यूक्लियस कभी चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए न्यूक्लियर का वेट सटीक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन आ भी जा, मतलब रिमूव और ऐड दोनों हो सकते हैं, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। और सेकंड रीजन क्या, बहुत ही कम वेट होता है उसका, 10⁻⁻37 kg, हाईली नेग्लिजिबल, इसीलिए उसको नहीं लेते हैं। ये आया समझ में अब? तो एटॉमिक वेट क्या होता है? मास, न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस का वेट, न्यूक्लियस में इन दोनों का इंक्लूड होगा। नंबर क्या होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुमको यहाँ पे लिखा, एग्जांपल लिखा, ठीक है, आयरन। आयरन की स्पेलिंग तो बेटा ये है, सिंबल ये है, एक और देता हूँ, ठीक है। कार्बन का स्पेलिंग तो ये है, सिंबल ये है। आयरन में ऐसा क्यों और कार्बन में ऐसा क्यों? वाह, वो ऐप दूसरे के लिए यूज कर लिया, इसके लिए बचा ही नहीं आई ऐसा।
देखो केमिस्ट्री अपने इंडिया से ज्यादा ये नहीं है। लैटिन जर्मन पढ़े हैं ना बुक्स में कि लैटिन वाला कोई साइंटिस्ट था, जर्मनी का कोई था, उन लोगों के काम है ये सारे। तो वो लोग अपनी भाषा में देंगे ना चीजें। तो आयरन का नाम फेरस पड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए वो फेरस के उससे आया है Fe। कार्बन को कार्बन वो भी बोलते हैं, अपन भी बोलते हैं, या फिर वो बोलते थे तो अपन ने वही याद कर लिया, सिंपल भाषा, सी से सी, ठीक है। चलो, आयरन का वेट जो अपन लिखते हैं वो ऐसे लिखेंगे, आयरन 56 और 26, कार्बन 12 और 6, कुछ चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने अगर 56 लिखा है मतलब वो उसके न्यूक्लियस का वेट है, और न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैंने यहाँ 26 लिखा है मतलब वो उसके प्रोटॉन का नंबर है या फिर उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इस आयरन के लिए अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो कितने हैं, प्रोटॉन लिखने हैं तो कितने हैं, और न्यूट्रॉन लिखने हैं तो कितने हैं, ठीक है। और इसका वेट और नंबर, ये चीज़ें बता दो। सेम चीज़ कार्बन के लिए भी बता देना बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वेट और नंबर, ये चीज़ें आ रही है ना उसमें। अच्छा वो तो बंद ऑफ हो गया होगा, मतलब नंबर चल रहा है ना उस पर, कुछ टाइम चल रहा है। फटाफट आंसर लिखो। हाँ, अपनी अपनी कॉपीज में लिखो फटाफट आंसर, और सही लिखना, काटना मत उसको। लिखो भाई साहब, लिखो जल्दी। कैसे? देखो एटॉमिक वेट क्या होता है, ये होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने बताया प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, और एटॉमिक वेट न्यूक्लियस का वेट होता है। अब लिखो, कुछ से जब पहली बार दिमाग लगाते हैं ना तो चीज़ें इतनी कोरिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार अगर वो दिमाग लग गया फिर लिंक बन जाती है। जैसे अगर आयरन में नीचे 26 ऊपर 56 लिखा है तो 26 उसके प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन तो निकालना मैंने सिखाया नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लिख दिया होंगे, न्यूट्रॉन लिख दिया तुम लोगों ने। पहले वाले के 30 कि 20, 30, और दूसरे वाले के 6। हाँ, मैंने तो बताया नहीं कहीं कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बताया था, और वेट और नंबर निकालिए न्यूट्रॉन, कोई बात नहीं। देखो ये जो है ये उसका एटॉमिक नंबर है ना। एटॉमिक नंबर मतलब ये 26 लिख दिया, ये इसका एटॉमिक वेट है, ये वेट मैंने 56 लिख दिया। अब एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में झाँक के देखा जितने प्रोटॉन है वही नंबर है, तो इसके प्रोटॉन भी 26 ही होंगे ना। और अगर मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी नहीं की है तो 26 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इधर देखो। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास माइनस नंबर, इसको ऐसे समझो। आयरन का अगर मेरे को, आयरन छोड़ो हटा दो, नया एग्जाम्पल देते हैं। सोडियम 23 होता है, 11 होता है, ये होता है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मेरे को इसके प्रोटॉन निकालने हैं तो क्या होंगे, 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, ये आ रहा है सबको। न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं तो न्यूट्रॉन मैंने क्या बोला, मास माइनस नंबर, मतलब तुम बस इन दो चीजों को माइनस कर लो, 23 माइनस 11 कर लो, ज्यादा सोचो मत मास क्या है नंबर क्या है, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। 1 और 2 12 आया। अब इनके निकाल लो दोनों के न्यूट्रॉन, और सेकंड वाले की सारी चीजें लिखो। हो गया पानी पी अच्छा, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ से आनी चाहिए, इतना ही ज़रूरी है मतलब। और ये तो अभी बस यही बताया वेट क्या होता है, नंबर क्या होता है। जब शेल सब शेल ऑर्बिटल पे जाओ जाओ तो सही तुम लोग। आरन रघुवन
ये चीज़ें कार्बन की निकालो, फिर आइसोटोपिक वर्ड है वो बताता हूँ, उससे थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज आएगा, इसके एग्जाम्पल अच्छे मिलेंगे उससे। ठीक है, फिर क्या बचा है तुम्हारा, आइसोटोप हो जाएंगे, फिर शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा उसके बाद। ठीक है, मतलब एटम को अच्छे से पढ़ लेते हैं आज कि एटम क्या होता है फाइनली। शायद तुम लोग पहली बार जीवन में इमेजिन कर पाओ कि एटम क्या होता है, अगर कर पाए तो। पर मैं भी इमेजिन नहीं करवा पाया ना, तो बहुत मुश्किल है कि कोई इमेजिन करवा पाएगा तुम्हारा एटम, सही में। हाँ देख लेना, पढ़ा मैंने भी है बेटा, ऑनलाइन पढ़ा है, यूट्यूब से भी पढ़ा है, ऑफलाइन में बहुत टीचर से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है। जैसे मैं इमेजिन करके पढ़ाऊंगा, मुझे तो नहीं पढ़ाया था किसी ने, मैंने बुक से देख देख के समझी थी चीज़ें, ऐसा बुक्स पढ़ी है मैंने। ऐसा मिटा दूँ ये, इसका आंसर लिख लिए। चलो, प्रोटॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 माइनस 6, इसीलिए 6। वेट कितना है, 12, और नंबर कितना है, 6। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें, मिटा दो है, ठीक है। अब आइसोटोप्स, आइसोटोप से अपने को इस चीज के अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है। सारा मिटा रहा हूँ, है ना, कुछ छूटा तो नहीं ना किसी का। और ये लास्ट टाइम लेक्चर ले रहा हूँ बेटा मैं ना, क्योंकि ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं ये चीजें, 2 बार पढ़ा। नहीं ये देखो, पहले मेरे को दिक्कत आ रही थी रिकॉर्डिंग में, एक माइक का प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा, फिर रिफ्लेक्शन का ज्यादा दिक्कत आ रहा था। अभी ये दोनों चीजें थोड़ी कर दी थी पहले, शायद लेकिन ठीक है, अब हो जाएगा वेतन, क्योंकि दिन में चेक कर लिया था मैंने कि इसका माइक का ढंग से काम कर रहा है, उसमें फैन की आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ना तुम लोगों की हो रही है, ऐसा। ठीक है, चलो क्या पढ़ना था, आइसोटोप्स। चलो, एक नाम होता है, इसको ऐसे लिखा है, चलो आइसोटोप्स, ठीक है। इस नाम का मतलब होता है वो वाला एटम, चलो हाँ इसको हिंदी में लिखता हूँ बेस्ट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट, दैट्स इट, सबसे सिंपल वो, ठीक है। एटम्स देखो बहरूपीय होते हैं ना, जैसे जोकर या अपने वो आते हैं सर्कस में, पहले कुछ बन के आ जाएगा, मतलब कुछ कपड़े दूसरे पहन के आ जाएगा, फिर कपड़े चेंज करके आ जाएगा, तो अपन बोल देते हैं ना हाँ पहले ये आया है फिर उसके बाद ये आया है। तो इंसान तो सेम ही है, बस उसने अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया है, ये चीज़ है ना। तो नेचर में कुछ एटम ऐसे हैं जिनके अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन में मैंने क्या बोला, तुम न्यूक्लियस में कोई छेड़खानी नहीं कर पाओगे कभी, ठीक है। लेकिन नेचर में ही पहले से मिलता है, नेचर में कार्बन के 2 अलग अलग टाइप मिलते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। तो वो नेचर में ही है, उसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। नेचर में 2 अलग अलग टाइप के कार्बन मिलते हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है, समझ में आया। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स का मतलब दोनों ही कार्बन है, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर मतलब समझ गया ना, तो दोनों ही कार्बन है तो एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, वेट अलग हो जाएगा, क्लियर है। इसको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया है अपन ने कार्बन 12 6, ठीक है। दूसरा आइसोटोप इसी का सेम है ना, कार्बन 14 और 6। नेचर में 2 अलग अलग टाइप के कार्बन मिलते हैं, एक कार्बन का वेट 12 जाता है, एक का 14 जाता है, नेचर में मिलते हैं, इसमें इंसानों का कोई वो नहीं है रोल, ठीक है। तो जिन एटम्स के ऐसे अलग अलग ग्रुप मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, उनको बोल देते हैं आइसोटोप्स। है तो दोनों कार्बन, मतलब दोनों एक ही जगह आएंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल देखिए ना थोड़ी बहुत तो अगर कार्बन है और मान लो कार्बन के मैं बोल रहा हूँ 2 फॉर्म है, तो ऐसा तो नहीं कि इस कार्बन का डब्बा अलग बना हुआ दूसरे का अलग बना हुआ, एक ही कार्बन का डब्बा होता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो जब एक ही डब्बा है तो एक ही एटॉमिक नंबर होगा, वेट अलग अलग है बस, ठीक है, क्योंकि अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बनी है, वेट पे नहीं बनी है। तो नंबर अगर सेम है तो सेम जगह रहेंगी चीजें, वेट अलग क्यों भी बता रहा हूँ ना। देखो अब इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, बस इतनी चीजें सफिशिएंट है मेरे लिए समझाने के लिए। ठीक है, देखो कार्बन 12, इसका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 - 6 क्या है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। वेट कितना है? 12। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 - 6 बेटा, 8। कुछ चेंज आया ना? तो क्या चेंज हुआ है? प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं आइसोटोप्स में, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। ये भी अगर कोई पूछ ले कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, तुमने बोल दिया मास डिफरेंट है, लेकिन मास किस चीज की वजह से डिफरेंट है? मास न्यूक्लियस का होता है ना, न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है, तो उसमें से दोनों में से भी किस चीज की वजह से? प्रोटॉन तो सेम ही है, न्यूट्रॉन की वजह से मास चेंज है। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। वेट कितना है? 14। कोई डाउट ही नहीं है। तो कार्बन के 2 अलग अलग आइसोटोप बनते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। ठीक है, हाँ चलो ये हो गया एक। ठीक है, अब अगले हाइड्रोजन के लिख देता हूं मैं ना, अगला एग्जांपल 1H1, ये नॉर्मल हाइड्रोजन है ना, और मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। अगला आता है ड्यूटेरियम, अगला आता है ट्रिटियम या ट्रीशियम। 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, सेम चीजें लिखनी है ना, लिख लोगे? एक बार खुद से ट्राई करो ये चीज लिखना, फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, फटाफट इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लिखो। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें मुझे पता है कि तुम देखो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा होगा ना, ठीक है, उसको ये चीज़ शायद देखो पता तो उसको है कि हाँ सारी चीज़ें कैसे, ये चीज़ समझा हो भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ये समझ में? तो जैसे तुम फॉर एग्जांपल बायो मेरे पास लेके आए, मुझे पता है कि हाँ तुम्हें क्या चीज़ नहीं आती होगी, तुम बोल भी दोगे ना, फिर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर भी मुझे पता है कि तुमने शायद कौन सी चीज़ मिस की होगी, हो सकता है नहीं की हो, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा चांस है कि मुझे पता है कि हाँ कौन सी चीज़ मिस हुई होगी, चांस है उसका कि कौन सी मिस की होगी आपने। तो सेम वैसे केमिस्ट्री में मुझे पता है कि कौन सा बेस क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनते। ये जैसे मोल अगर टफ लगता हो कि मोल टफ लगता है और उसको क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उसका कुछ एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का मोल का। हो सकता है तुमने उस तरीके से नहीं किए होंगे तो बनते होंगे नो डाउट, लेकिन नहीं किए होंगे तो मुझे पता है कि कहाँ मैं फंसा सकता हूँ तुमको मोल में अच्छे से। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे पता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेस अगर अच्छा रहेगा और तुमसे IIT का क्वेश्चन नहीं भी बनाना चलेगा, नीट के बन जाएंगे भाई आराम से। हाँ, अपने को बहुत टॉप के क्वेश्चन नहीं करने की यार, बहुत ही टफ कर रहे हैं, बेसिक और न्यूट्रल या एवरेज वाले तो करो, उसके बाद देखना ऊपर वाले क्वेश्चन को। ये होता है, तो बेसिक और एवरेज वाले में फिर फिली मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा अपनी, कि फिर फिली मिस्टेक हो गई, फिली आता था पढ़ा था लेकिन फिली मिस्टेक हो गई, तो वो फिली मिस्टेक से गायब करनी है मेरे को, कि वो ना हो तुम्हारी फिली मिस्टेक्स। ठीक है, अगर मैं कभी बोल रहा हूँ एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, तो तुमको क्लियर तो रहे होता क्या है, या फिर सिर्फ डायरेक्ट रट लो कि हाँ पीरियोडिक टेबल में दिया है तो रट लिया, ऐसा नहीं होता है ना। लिख लिया है? ठीक है, मैं एच पे लिख देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे ना, 1 1 0 1 - 1, ये सही लिखा था सब लोगों ने। ठीक है, तो नॉर्मली मैं पूछूं हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। ठीक है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन भी यही है। कौन सा वाला? ये प्रोटियम नॉर्मल हाइड्रोजन है, 1H1 लिखते हैं हाइड्रोजन को, ये तो उसके आइसोटोप्स है। ठीक है, नॉर्मल कार्बन ये है, ये उसका आइसोटोप है ना, ये नॉर्मल कार्बन और ये नॉर्मल हाइड्रोजन है पहले वाले, और ये उनकी कॉपी है, बहरूपी है जो बाद में लिखे हैं। ठीक है, ये 1 1 1 1, ये हो जाएगा 2 - 1 = 1, ये हो जाएगा 3 - 1 = 2। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर क्या होंगे? 1 1 1 1 1 1, वेट क्या होंगे? 1 2 3।
कोई किसी का गलत कुछ गया हो तो करेक्ट कर लेना, ठीक है? सही है, ठीक है। मिटा दूँ ये सारा? हाँ हाँ, पकड़ा गया ना। चलो, और भी होते हैं, वो अपन एटॉमिक में पढ़ते रहेंगे। मुझे एक बेसिक पढ़ाने के लिए, एग्जांपल उठाने के लिए मैंने ये चीज़ पढ़ा दी बस। क्या तुमको पता रहा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट क्या होता है? तुमको इतनी तो केमिस्ट्री पता रहे कि कोई बोले 9th-10th वाला आके कि हाँ ऐसा कुछ लिख दिया तो तुमको आना चाहिए। पता चला नीट की तैयारी कर रहे हो और वहीं फंस गए। उफ, 9th वाले ने आके पूछ लिया कि सर हाइड्रोजन में, या भैया हाइड्रोजन में, या दीदी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, और तुम फंस गए। 9th में पढ़ा है ना मैंने। 9th-10th मेरे अच्छे थे बेटा, बेस अच्छा था। हाँ मतलब स्कूल में पास होके तो आए हो ना, और पास किया तो एग्जाम तो दिया होगा, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। पैसे दे के हुआ था क्या फिर? अरे तुम फर्जी आदमी हो हटा। फिर भी 9th-10th पढ़ी थी मैंने, तो पढ़ी थी यार, ठीक है, और अच्छे से पढ़ी थी। 9th-10th में मैंने रेफरेंसेस से पढ़ा था। सीबीएसई में एफचंद और प्रदीप चलती है, ये तो चलती है 9th-10th में, तो एफचंद और प्रदीप पढ़ी थी मैंने 9th-10th में दोनों की, तो मुझे अच्छे से बेस था मेरा ऐसा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे ही था वो भी।